हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि नॉन हिंदी के जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो 2 नंबर का हो या फिर दोस्तों 5 नंबर का हो, जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कंप्लीटली दोस्तों इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो में एंड तक जरूर बने रहे, जिससे कि दोस्तों आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आए नॉन हिंदी का, तो दोस्तों आज कंप्लीटली लेकर के आ गए हैं, जिसमें दोस्तों आपको पूरा कंप्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों वीडियो भले ही लंबा हो जाएगा लेकिन संपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएगा। आपने दोस्तों थंबनेल में भी देख लिया होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने पहला प्रश्न। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर कंप्लीटली लिख दिए हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दोस्तों आंसर और क्वेश्चंस दोनों एक साथ हैं, तो सिर्फ देखते चलिए और जो क्वेश्चंस का आंसर आपको नहीं समझ में आए दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका कि हामिद ने चिमटा ही क्यों खरीदा। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि हामिद को लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारते समय उसकी उंगलियां जल जाती है। चिमटा ले जाने पर वे बहुत जरूर प्रसन्न होगी, चिमटा होने पर उसकी उंगलियां नहीं जलेगी और घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। खिलौने और मिठाइयाँ खरीदने में तो पैसे ही की बर्बादी ही है। ऐसा सोचकर हामिद ने और कोई चीज न खरीद करके चिमटा खरीदा। तो दोस्तों ये थे आपके पहले नंबर प्रश्नों का आंसर। तो दोस्तों इसी प्रकार से सभी प्रश्नों का आंसर हम आपके लिए लेकर के आए। वीडियो लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल करके आप इस वीडियो में बने रहें। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन तो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि चिमटा खरीदने के लिए हामिद कौन से कारण बताता है। अथवा दूसरा में इसी का अथवा की बात करें दोस्तों तो हामिद ने चिमटे की स्वल्पता कैसे सिद्ध की। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हामिद ने बड़े गर्व के साथ अपने साथियों को बताया कि चिमटा सबसे खिल बड़ा खिलौना है। इसे कंधे पर रखे तो यह बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेने पर फकीरों का चिमटा हो जाएगा और चिमटे से मंजीरे का काम लिया जा सकता है। यदि वह एक चिमटा जमा दे तो सभी के खिलौने की जान निकल जाएगी। उसका चिमटा तो बहादुर शेर है, वह आग पानी में आंधी तूफान में बराबर डटा रहेगा। इस प्रकार हामिद ने चिमटा खरीदने के पीछे कई कारण बताए और उसकी सुरपरता सिद्ध की। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों वीडियो लंबा होगा बार बार से कहते हैं, लेकिन वीडियो में एंड तक बने रहे, जिससे दोस्तों एक भी क्वेश्चंस आपके मिस नहीं होंगे। पूरे कंप्लीटली क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं और सभी के सभी नंबर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में क्यों बदल गया। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हामिद के चिमटा लाने पर अम्मा को दुख हुआ। उससे हामिद की नासमझी पर क्रोध भी आया। हामिद ने दादी से कहा कि रोटी पकाते समय तुम्हारी उंगलियां जल जाती है, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर कि बूढ़ी अम्मा का क्रोध स्नेह में बदल गया। हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक पर वह न्यौछावर हो गई। तो दोस्तों ये थे आपके 3 नंबर प्रश्नों का आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों 4 नंबर की अमीना ईद के दिन निराशा में क्यों डूबी हुई थी। जिस या फिर दोस्तों इसका अथवा की बात करें तो बूढ़ी अमीना ईद को क्या कोस रही थी। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि बूढ़ी अमीना बहुत दुखी थी। एक ही वर्ष में उसका जवान बेटा और वह दोनों चल बसे थे। यानी यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस ये बहू होगा दोस्तों, दोनों चल बसे थे। अब सिर्फ छोटा पोता हामिद की ही बचा था। हामिद के पास न जूते थे न ढंग के कपड़े थे। इस ईद के दिन भी अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था। धन के नाम पर उसके आगे दोस्तों कुछ इसका पॉइंट आगे है, आगे का पॉइंट है दोस्तों, उसी में उसके बटुए में 5 पैसे और हामिद के पास 3 पैसे थे। इसी बहदाली के कारण अमीना ईद के दिन निराशा में डूबी हुई थी और ईद को कोस रही थी। दोस्तों आपको बता दें कि हमारे द्वारा जो बताए जा रहे आंसर है उसे आप शॉर्टकट में भी निकाल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि जितना हम बता रहे उसी को लिखना है। इसमें से जो पॉइंट्स आपको अच्छा लगे उस पॉइंट्स में भी आप आंसर दे सकते हैं और आपका आंसर राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन तो आपका 5 नंबर कि हामिद मेले में जाने लगा तो अमीना उसके लिए क्यों चिंतित थी। जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि गांव के दूसरे लड़के अपने अपने बाप के साथ मेले में जा रहे हैं। हामिद के तो माँ बाप मर चुके थे, अमीना उसे अकेले कैसे भेजती। उससे डर था कि
कहीं भीड़ में हामिद खो न जाए। 3 कोस का सफ़र था और हामिद के पाँव में जूते भी नहीं थे। अमीना को लगा कि हामिद जाएगा तो उसके पाँव में छाले पड़ जाएँगे। उसकी जेब में केवल 3 पैसे थे। इन्हीं कारणों से अमीना मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित सॉरी यहाँ पे हामिद मेले में जाने लगा तो उसके लिए अमीना चिंतित थी। तो दोस्तों ये थे आपके 5 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 6 नंबर, आप कंप्लीटली दोस्तों सभी क्वेश्चंस को देखते चलिए। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि ईदगाह के मार्ग का वर्णन कीजिए। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि गांव से निकल कर के लोग ईदगाह की ओर जा रहे थे। कभी सब बच्चे दौड़ करके आगे निकल जाते थे। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर के साथ वालों का इंतजार करते थे। ईदगाह जाने के मार्ग में बड़ी-बड़ी इमारतें थी। अदालत, कॉलेज, कलाघर आदि उसी रास्ते पर थे। हलवाइयों की दुकानें खूब सजी हुई थी। एक एक दुकान पर ढेरों मिठाइयाँ थी। तो दोस्तों ये थे आपके 6 नंबर प्रश्नों के आंसर। अब दोस्तों आपके 7 नंबर प्रश्न कि हामिद के साथियों ने कौन-कौन से खिलौने खरीदे? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि मेले की दुकानों में तरह-तरह के खिलौने थे। महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला एक सिपाही खरीदा। मोहसिनी ने एक भिश्ती लिया और भिश्ती अपनी झुकी हुई कमर पर मसक रखे हुए था। नूरे ने एक वकील पसंद किया। सम्मी ने एक खंजरी खरीदी। इस प्रकार हामिद के साथियों ने अपनी-अपनी पसंद की खिलौने खरीदी। तो दोस्तों ये आपके 7 नंबर प्रश्नों का आंसर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के 8 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों कंप्लीटली इसमें 109 प्रश्न हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के लिए इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आपका जो 8 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि खिलौने और मिठाई खरीदने वाले साथियों के बारे में हामिद के मन में क्या विचार आए? इसका आंसर दोस्तों आपका कि मिठाई खाने वाले साथियों के बारे में हामिद ने सोचा कि सचमुच ये लोग बड़े लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली पर मुझसे एक भी न दी। इतनी मिठाइयाँ खाने से इनका मुँह सड़ेगा, फुस्सियाँ निकलेगी और ज़बान चटोरी हो जाएगी। तब मिठाइयों के लिए ये लोग घर से पैसे चुराएँगे और मार खाएँगे। अम्मा चिमटा दे कर के मुझे दुआएँ देगी। इन आगे कुछ पॉइंट्स यहाँ हैं दोस्तों आगे कि सॉरी इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। इस प्रकार हामिद के मन में खिलौने और मिठाई खरीदने वाले साथियों के बारे में तरह तरह के विचार आए। तो दोस्तों ये थे आपके 8 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों 9 नंबर प्रश्न आपका कि चिमटे पर मोहित होकर के हामिद के साथी क्या सोचने लगे। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हामिद के चिमटे ने अपना खूब रंग जमाया। उससे प्रभावित होकर के दूसरे लड़के सोचने लगे काश हमने भी चिमटा लिया होता। अब तो पैसे भी नहीं बचे और सब मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। बड़ों से जिद करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। सचमुच टूट फूट जाने वाले इन खिलौने का क्या भरोसा। हामिद का चिमटा तो बरसों बना रहेगा। चिमटे पर मोहित होकर के हामिद के साथ ही खिलौने खरीदने पर पछताने लगे। तो दोस्तों ये थे आपके 9 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों आपके मन में एक ख़्याल आ रहा होगा कि हम तो ये क्वेश्चंस उस पाठ के जो क्वेश्चंस वाले लाइन्स ही हैं उसमें तो नहीं है, तो ये क्वेश्चंस आए कहाँ से? तो दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस बना करके आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों हम क्वेश्चंस पार्ट से चयन करके बनाए हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 10 नंबर कि हामिद के हाथ में चिमटा देकर अमीना पर क्या प्रतिक्रिया हुई। इसका आंसर दोस्तों आपका कि हामिद के हाथ में चिमटा देख कर के अमीना चौंक उठी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतने बड़े मेले में हामिद को और कोई चीज़ नहीं मिली जो यह चिमटा उठा लाया है। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि यह कितना बेसमझ लड़का है। दोपहर होने आई और इसने न कुछ खाया न पिया। इस प्रकार हामिद को चिमटा लाया देख कर के अमीना को बहुत दुख हुआ। तो दोस्तों कंप्लीटली आपके 10 नंबर का आंसर हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका
कि अमीना ने दामन फैला कर के हामिद को दुआएँ क्यों दी? जिसमें दोस्तों उसका आंसर है आपका कि हामिद ने अपनी दादी अमीना से कहा कि रोटियाँ पकाते समय तुम्हारी उँगलियाँ तवे से जल जाती थी, इसलिए मैं चिमटा लाया हूँ। यह सुनकर के अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। बच्चे का इतना त्याग, सद्भाव और विवेक देख कर के वह चकित रह गई। उसे यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि दूसरे बच्चों को खिलौने खरीदते और मिठाइयाँ खाते देख कर के भी यह अपने मन में पर काबू कैसे रख पा सका। अपने प्रति पीतों के का यह स्नेह देख कर के गदगद हो उठी। वात्सल्य के उसी आवेश में अमीना ने दामन फैला कर के हामिद को दुआएँ दी। तो दोस्तों ये थे आपके 11 नंबर प्रश्नों के आंसर। तो बढ़ते दोस्तों फिर 12 नंबर प्रश्नों की ओर। दोस्तों आपसे बता दें कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लाइक करना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा-सा मिसिंग हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न लिखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 12 नंबर प्रश्न है कि गाँव के लोग अपने-अपने काम ईदगाह जाने से पहले ही क्यों कर लेना चाहते थे? इसका आंसर दोस्तों आपका कि गाँव के लोग ने सोचा कि ईदगाह पहुँचने और वहाँ लोगों से मिल-जुल कर घर लौटने में दोपहर हो जाएगी, इसलिए वे ईदगाह जाने से पहले ही अपने-अपने काम कर लेना चाहते थे। तो दोस्तों ये थे आपके 12 नंबर प्रश्नों का आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 13 नंबर, यहाँ पे भी दोस्तों कंटिन्यू यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि किन अभावों के बावजूद हामिद प्रसन्न था? इसमें आंसर दोस्तों आपका कि हामिद के माँ बाप नहीं थे, उसके घर में अनाज नहीं था, पाँव में जूते नहीं थे और जेब में सिर्फ 3 पैसे थे, फिर भी हामिद प्रसन्न था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 14 नंबर कि अमीना ईद को क्यों कोस रही थी? दोस्तों इसी प्रश्न का रिप्लाई हो चुका है पीछे का। इसका आंसर दोस्तों आपका कि ईद के दिन अमीना के घर में अनाज का दाना नहीं था और उसके बटुए में सिर्फ 5 पैसे थे। इतने बड़े त्योहार पर घर में अन्न और धन का अभाव होने से अमीना ईद को कोस रही थी। तो दोस्तों ये थे आपके 14 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब दोस्तों आपका 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? जिसमें दोस्तों आपका जो परफेक्ट आंसर है वो है आपका हामिद ज़रा-सा चक्कर खाने के लिए अपने 3 पैसे में से 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता था। इस प्रकार पैसे की कमी के कारण हामिद चरखी पर नहीं बैठा। चरखी तो आप समझते होंगे दोस्तों, जिसे हम लोग झूला कहते हैं। अब बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 16 नंबर प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि दु तो आपका 16 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि दुकानों में कैसे-कैसे खिलौने थे? जिसमें दोस्तों आपका आंसर जो है दुकानों में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबिन आदि तरह-तरह के खिलौने थे। ये खिलौने इतने सजीव थे कि लगता था जैसे अब बोलने ही वाले हों। ये थे दोस्तों आपके 16 नंबर प्रश्नों के आंसर। अब दोस्तों आपके 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि हामिद लोहे की दुकान पर क्यों रुक गया? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि लोहे की दुकान पर कई चिमटे रखे हुए थे, जिन्हें देख कर के हामिद को अपनी दादी के पास चिमटा न होने का ख़्याल आया। चिमटा खरीदने के विचार से हामिद लोहे की दुकान पर रुक गया। तो दोस्तों ये थे आपके 17 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों आपके 18 नंबर प्रश्नों की ओर। 18 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका 18वाँ प्रश्न दोस्तों आपका कि हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ क्यों लगता है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हामिद को चिमटा बड़े काम की चीज़ लगता है क्योंकि उससे रोटियाँ तवे पर से उतार कर के चूल्हे में सेंक सकते हैं। इसके अलावा कोई आग माँगने आए तो चिमटे द्वारा चूल्हे से आग निकाल कर के उसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 18 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका कि हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाई खाना उचित क्यों नहीं है? जिसका आंसर दोस्तों आपके नीचे आंसर है दोस्तों, इसका आंसर को पढ़ते हैं कि आंसर दोस्तों आपका कि हामिद के अनुसार ज़्यादा मिठाई खाना उचित नहीं, क्योंकि इससे मुँह सड़ता है, फोड़े फुंसियाँ निकलती है और जब सामान चटोरी हो जाती है, फिर पैसे चुराने की आदत पड़ जाने पर मार खानी पड़ती है। ये हामिद के मन के ख़्याल की बात है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि बड़ों की दुआएँ के बारे में हामिद क्या मानता है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हामिद मानता है कि अच्छा काम करने पर
पर बड़े लोग दुआ देते हैं। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। अगला प्रश्न तो आपका कि अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर है कि अमीना ने अपनी छाती पीट ली क्योंकि हामिद ने सुबह से कुछ खाया नहीं था। मेले में खाने पीने की कोई चीज न लेकर के वह लोहे का चिमटा खरीद लाया था। तो दोस्तों ये थे आपके अगले प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका अब चैप्टर यहाँ से चेंज हो जाता है दोस्तों। कंप्लीटली दोस्तों पूरे बुक का क्वेश्चंस इसमें हम लेकर के आए हैं दोस्तों। इसलिए कहते हैं कि वीडियो में एंड तक बने रहे, जिससे दोस्तों आपकी पूरी कंप्लीटली से हेल्प हो सके इस वीडियो से। और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों उसे भी इस का पूरा लाभ मिल सकेगा। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्मवीर की पहचान क्या है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते हैं। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं, जैसे सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते हैं, वे अलसाते भी नहीं है। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य का कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझाने के बीच भी वे उत्साहित दिखते हैं। तो दोस्तों ये आपके अगले प्रश्न जो कर्मवीर चैप्टर से कर्मवीर की पहचान क्या है, ये आपके कंप्लीटली आंसर हो चुके हैं। तो दोस्तों अपनी कॉपी में आप नोट कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम्स लगे तो। तो अगला प्रश्न तो आपका यहाँ से प्रश्न में थोड़ा सा सीरियल नंबर लिखने में दोस्तों प्रॉब्लम हो चुका है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो अगला प्रश्न तो अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा? जिसमें तो आपका आंसर है कि अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय का महत्व देंगे और मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे। आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कार्य को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके अपने देश की उन्नति के लिए क्या क्या करने वाली बातें। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सामने। अगला प्रश्न है कि आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? जिसमें तो आपका आंसर कि हमें अपने को कर्मवीर साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना हो पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना होगा और मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार करके हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। आगे है दोस्तों कर्मवीर साबित कर सकते हैं उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार करके हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं यहाँ से दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? इसका आंसर दोस्तों आपका कि जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते हैं। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार कहा जाता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपना कर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सके। तो दोस्तों ये थे आपके कंप्लीटली परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, इसका आंसर। तो बढ़ते तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न है कि कल करे से आज रिक्त स्थान बहुरी करेगा कब? यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि कल करे सो आज करे से अब, पल में परले होएगी तो बहुरी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्ति को लिखिए। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि उपरोक्त अर्थ वाले पंक्ति हयास करना है, जिससे कहते हैं करते उसे हैं, आज से ही काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। यानी कि दोस्तों बात सीधी भाषा में बात करें तो उपरोक्त अर्थ इस पंक्ति का अर्थ है कि
जो कार्य आज है उसे अभी ही कर लेते हैं, वो बातें नहीं बनाते कार्य के अलावा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका कि आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हम अपने आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी में मौजूद थे। दोस्तों यहाँ पे हमने दिया महात्मा गांधी को मानते हैं अपना आदर्श, आप जिसे मानते हैं उसे दे सकते हैं, अपने माता-पिता को दे सकते हैं, अपने गुरु को दे सकते हैं या फिर किसी और को भी दे सकते हैं जिसे आप अपना आदर्श मानते हैं। तो बढ़ते हैं तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था? जिसमें से तो आपका आंसर है कि बाल गोविंद बेटा पतोह वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वहन से नहीं होता है। यदि कोई जटाजूट बंधा ले तो साधु नहीं हो सकता। वस्तुतः साधु वह है जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या, कर्तव्यनिष्ठा और आत्मा ज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। तो दोस्तों ये थे आपके बाल गोविंद भगत गृहस्थ, फिर उन्हें साधु क्यों कहा गया, इसका आंसर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न तो आपका, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न दोस्तों आपका कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह से व्यक्त की? जिसका आंसर दोस्तों आपका कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतों से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया है। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाता है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वे संगीत से तथा पतों को यथार्थ का ज्ञान देकर के भावना को व्यक्त कर रहे थे। तो दोस्तों ये थे आपके अगले प्रश्न। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, वरना लाइक नहीं करना। और दोस्तों चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कब करना दोस्तों? जब आपको इससे कुछ लाभ लगे। अगला प्रश्न तो आपका कि पुत्र वधु द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति होता है। गृहस्थ आश्रम में हो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः पतों को सबसे बड़ा अधिकार मान उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। जिसका आंसर तो आपका कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनाचार्य से ही वे साधु थे। गृहस्थ होकर के भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके। यानी कि दोस्तों एक आपने कबीर के पद पढ़े होंगे कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। यानी कि दोस्तों बात करें तो पोथी जो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं वो पंडित नहीं होते हैं। पंडित वो होते हैं जो एक सच्ची भावना, सच्चे श्रद्धा से पंडित का गुण रखते हैं अपने अंदर। दोस्तों अगला प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे, वे कबीर के पद से अधिक प्रभावित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रह करके मानव सेवा में विश्वास रखते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है आपका दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं कि बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र को मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उसके इस व्यवहार पर अपनी तर्कवर्ण प्रक्रिया व्यक्त कीजिए। जिसमें तो आपका जो आंसर है कि बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी को जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से आगे है कि शारीरिक कष्ट भी
तो दूर होता है, अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही है। तो क्या मृत्यु व्यक्ति के प्रति हज़ारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वह लौट सकता है? कदापि नहीं। तो दोस्तों ये थे आपके अगले प्रश्न। अब है दोस्तों अगला प्रश्न कि जैसे हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हुंडरू का झरना अत्यंत आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। उसी प्रकार हुंडरू जाने का मार्ग भी आकर्षक, मनमोहक और आनंददायक है। मार्ग में विरल जंगल, जिसमें हिंसक जीवों की आवाज़ के साथ-साथ विविध पक्षियों का करवल मनमोहक लगता है। हरे-भरे खेतों की हरियाली रास्ते का आनंद और भी बढ़ा देता है। हुंडरू का जलप्रपात से उत्पन्न धवल झाग मन के सारे विकारों को दूर कर देता है। तो दोस्तों ये थे आपके 24 नंबर प्रश्न। अगर इस सीरियल से ले तो बढ़ते हैं तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे का जो प्रश्न है दोस्तों आपका 25 नंबर कि हुंडरू का झरना कैसे बना है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि स्वर्ण रेखा नदी पहाड़ को पार करने के लिए अनेक भागों में विभक्त हो जाते हैं, पुनः एक जगह होकर के पहाड़ से उतरती है। यह है हुंडरू का झरना जो 243 फीट ऊपर से गिरता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि स्वयं झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने से आगे का दृश्य। उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि हुंडरू झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत मालूम होता है। उसके आगे का दृश्य, आगे घाटी है, पहाड़ों के बीच पतली नदी मानो थर्मामीटर का पारा हो। नदी के इर्द-गिर्द पत्थरों का आवार रूप पर झाड़ी, चारों ओर सुंदरता ही सुंदरता दिखाई पड़ती है। संपूर्ण दृश्य प्राकृतिक है। स्वर्ग जैसा सुंदर देने वाला हुंडरू के झरने से आगे का दृश्य है। यानी कि दोस्तों बात करें तो हुंडरू का झरना जितना खूबसूरत नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा खूबसूरत जो है उसका मार्ग है, जहाँ से हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। तो बढ़ते हैं तो फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है आपका 27 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाएं कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए किन-किन बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये हुंडरू की बात हो रही है कि प्रस्तुत पाठ के आधार पर। तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपका कि प्रस्तुत पाठ हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किसी भी यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य के साथ-साथ वहाँ के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन भी अनिवार्य है। जैसा कि हुंडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ में लेखक ने वर्णन किया है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के कुछ पॉइंट्स की ओर। आगे का जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वो है आपका कि यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 प्रकार से किया गया है। अब इसकी बात हो रही है दोस्तों तो हुंडरू की बात हो रही है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, तो कहीं हिरण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों आपका कि हुंडरू का पानी चक्कर काट करके छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है। इनमें से आपको कौन सी तरीका अच्छा लग रहा है और क्यों लग रहा है? अच्छा लग रहा है और क्यों लग रहा है? इन दोनों पॉइंट्स को देखा जा रहा है। तो दोस्तों इसमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम जो आंसर दिए हैं, आपको जो लगे अच्छा वो आप दे सकते हैं, लेकिन हमें जो अच्छा लगा है हमने उसे दिया है। पहला दिया है कि उपरोक्त 2 कथनों में मुझे प्रथम कथन का तरीका अच्छा लगता है, क्योंकि प्रथम कथन में विशेष्य और विशेषण दोनों का प्रयोग है, जबकि दूसरे कथन में विशेषण मात्र प्रयोग हुआ है। यहाँ पे पॉइंट अगला पॉइंट दोस्तों कि प्रथम कथन पूर्ण है। इसमें उपमा अलंकार का समावेश किया गया है, जैसे सांप की तरह चक्कर काटना, हिरन की तरह छलांग लगाना। ये दोस्तों एक समावेश प्रक्रिया दर्शाया गया है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 29 नंबर कि उन पदों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। जैसे दोस्तों आडंबर व्यर्थ, जिसमें दोस्तों इसका आंसर भी यहाँ पे दिए हैं कि जप माला छापे तिलक रिक्त स्थान साँचे राचे नामू। तो दोस्तों इसका एक ख नंबर है कि नम्रता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इसका भी आंसर दोस्तों कि नर की अरुणल नीर की ऊँचो होय। यानी कि दोस्तों देखिए ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये बोल रहे हैं कि किस जगह पे इस पॉइंट्स का उपयोग किया गया है उस पॉइंट्स को लिखने के लिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम दिए हैं नर की अरुणल नीर की ऊँचो होय। यहाँ पे दोस्तों बात हो रही है कि नम्रता का पालन, यहाँ पे नम्रता की बात हो रही है, इसलिए हम नम्रता वाले पॉइंट्स को लिखे हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे कुछ है, इसी के कुछ
कुछ और पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स को हमें गौर से देखना है। तो पॉइंट्स अगला जो है इसका गौ नंबर कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे इसका भी आंसर दोस्तों बड़े न होजे गुणन बिन गहनो गढ़ियो न जाए। इस पॉइंट्स में कुछ पॉइंट्स है दोस्तों जो ब्लैंक करके हम दे दिए हैं कि बड़े न होजे गुणन बिन, इस जैसे कहते हैं ना दोस्तों कि सोना सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े 100 बार और दुर्जन कुम्हार के एक के धक्का दरार। सेम इस प्रकार से कुछ पंक्ति को हम जोड़ सकते हैं। तो अगला पॉइंट है दोस्तों आपका कि सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। ये भी यहाँ पर दिए दोस्तों, धीरज सांस न ली हो दई सो कबूली। यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट हो रहा है कि यहाँ पे एक बात हो रही, सुख और दुख दोनों एक समान से स्वीकार करना चाहिए इंसान को। क्योंकि दोस्तों अगर हम सुख में खुश हैं और दुख में नाराज हैं तो ऐसी जिंदगी नहीं। सुख में अगर खुश हैं तो दुख में भी हमें खुश होना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सुख है तभी दुख है और दुख है तभी सुख है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है दोस्तों आपका कि दुर्जन का साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है, इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि दुर्जन की संगति पाकर के या संगति के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। दोस्तों ये बात आप पढ़ भी चुके होंगे और शायद इसका प्रयोग आप कर भी सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कनक का बात करें तो कनक देखिए ऐसे आगे क्वेश्चन ही होगा। तो कनक की बात करें दोस्तों तो कनक क्या होते हैं। कनक जो है दो चीज़ों का नाम होता है, एक होता है सोना का और दूसरा होता है दोस्तों आपका क्या होता है धतूरे का। तो दोस्तों धतूरे और सोना में फ़र्क है कि नहीं। अगर धतूरे को सोना की जगह पर रख दिया जाए और सोने को धतूरे की जगह पर रख जाए तो क्या उसका मूल्य सेम रहेगा, नहीं रहेगा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि नाम से कोई गुणवान नहीं होता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है लेकिन उससे गहना नहीं बन सकता। दोस्तों अभी हमने इसका चर्चा किया और आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चंस भी है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि कनक शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया गया है। कनक, एक कनक बराबर होता है सोना और दूसरा कनक बराबर होता है धतूरा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि गांव के किसान सिरचन को कामचोर, बेकार का आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला, नाप तोल कर काम करने वाला, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला समझते थे। अगला प्रश्न तो आपका कि इन कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखे। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि इन कहानी के नायक सिरचन के साथ साथ रेणु जी की माँ, चाची, मंसली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना, क्योंकि दोस्तों इससे भी इसका पूरा लाभ मिल सके। हम इसी उम्मीद में दोस्तों इस वीडियो को बना रहे हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था। आंसर दोस्तों इसका कि मानू दीदी ने दिया था। बहुत छोटा सा आंसर दोस्तों, बट दोस्तों ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। कभी 2 नंबर में तो कभी 1 नंबर में पूछ दिए जाते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि निम्नलिखित गद्यांशों को कहानी के अनुसार क्रमबद्ध रूप में सजाए। जिसमें दोस्तों आपका यहाँ पे आंसर है कि मुझे याद है इस क्या-क्या लगेगा। इसमें दोस्तों अगला स्टेप है कि उस बार मेरी सबसे छोटी बहन बिना आएगी मानू तो। और अगला है दोस्तों कि मान फूट-फूट कर देख रहा था। तो दोस्तों इसका जो आंसर यही है आपका दोस्तों, इसके अनुसार क्रमबद्ध के अनुसार सजाया गया है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। आगे के जो प्रश्न है दोस्तों आपका 37 नंबर प्रश्न है कि कहानी के किन-किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था, उल्लेख कीजिए। जिसमें दोस्तों आपका जो आंसर है वह कहानी के अनेक प्रसंगों से प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। कि रेणु जी के घर मानो दीदी की विदाई के पूर्व सितलपट्टी और चीक बनाने के लिए सिरचन को बुलाया जाता है। वह अपने काम में तन्ने हो जाता गया। अगर उसकी तमन्ना में विघ्न डाले तो वह गेहुअन सांप की तरह फुफकार उठता और काम छोड़ करके चला जाता। फिर वह काम अधूरा ही रह जाता था। आगे है दोस्तों इसी का पॉइंट आगे भी है। आगे दोस्तों
कि कहानी प्रसंग में दूसरे दिन जब वह अपने काम में लगा तो उसे खाने-पीने की सुधि ही नहीं। उसे चूड़ा-गुड़ खाने को मिलता है, वह केवल चूरा फाँक कर रहा है। ज़ गुड़ का ढेला यहाँ या ही छूता पड़ा है। उम, चूड़ा चबाते समय भी वह अपने काम में तमन्ने है, उसे कुछ सुधि नहीं है कि चूड़ा के साथ गुड़ भी खाना है। इससे स्पष्ट है कि वह भोजन की अपेक्षा अपने काम को ज़्यादा तहज़ीब देता था। तो दोस्तों, ये थे आपके 37 नंबर प्रश्नों के आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न जो है आपके दोस्तों 38 नंबर प्रश्न है कि इन कहानी में कौन-सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा है? किस कहानी की बात हो रही है दोस्तों? तो सिरचन वाली यानी ठेस कहानी की बात हो रही है। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि इस कहानी में हमें सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन मानवीय गुण से भरा है। वह जिस काम को करता है प्रेम से करता है। उसकी कारीगरी के कायल दूर दूर गाँव के लोग थे। वह स्वाभिमानी और सम्माननीय अ सामान्य प्रिय व्यक्ति हैं, उससे खाना जो भी मिले वह अपने काम को तहज़ीब देता था। किसी की जली-कटी बातें सुन कर के या अपने कारीगरी के प्रति आरोपों को सुन कर के वह काम छोड़ देता था। जिस काम को छोड़ देता था वह काम अधूरी ही रह जाती थी। आगे के कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें दोस्तों, तो आगे के पॉइंट्स हैं दोस्तों इसमें कि कहानी के अंत में शेरचन की आत्मीय गुण चरम पर दिखता है। जब मानो दीदी होकर के विदाई होकर के स्टेशन पर गाड़ी में सवार है। गाड़ी खुलने के समय में सिरचन दौड़ता हाँफता गट्ठर मानो दीदी को देते हुए कहता है, दीदी यह हमारी तरफ से सितलपटी चीख और खुश की आशनी है। तो दोस्तों बढ़ते तो दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न में बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के जो आपके प्रश्न हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि आपके दृष्टि से सिरचन द्वारा चीख एवं सितलपटी स्टेशन पर मानो को देना कहाँ तक उचित था? इसका आंसर दोस्तों, आंसर इसी में थोड़ा-सा मिस हो गया दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों, बहुत सारे इसकी तैयारी आपको बता दें कि इसकी टाइपिंग 2 दिनों से चल रही थी। 2 दिनों से टाइपिंग कंप्लीटली करके आप लोगों के बीच ये क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि सिरचन के द्वारा स्टेशन पर मानो को विदाई के समय सितलपटी चीख आदि उपहार देना ही उचित था। यदि वह घर पर ज़्यादा उपहार देने तो कहानी में सिरचन के आत्मीय गुण में कमी आ जाती। फिर उससे तो गाँव वालों से ठेस लग चुका था। एक सफल कारीगर सिरचन अपनी कला का महत्व देते हुए स्वर्णित वस्तुओं को उपहार मानो को स्टेशन पर प्रदान करती है, जो उपयुक्त समय था। दोस्तों यानी कि जो एक ऐसा समय था जिस समय वह अंत समय था, क्योंकि उसकी विदाई हो चुकी थी, वो चल बसी थी वहाँ से। तो फिर दोस्तों अगला प्रश्न है आपका कि काम के बदले थोड़ा-सा अनाज या चंद रुपए दे कर के क्या किसी मज़दूर की मज़दूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। जिसका आंसर दोस्तों आपका आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मत व्यक्त करना यानी कि अपनी मन की बातें को व्यक्त करना, आप कुछ और भी कर सकते हैं। इसका आंसर दोस्तों आपका कि मज़दूरों को मज़दूरी के बदले थोड़ा अनाज या चंद रुपए दे कर के उसकी मज़दूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। क्योंकि किसी मज़दूर या कारीगर की कला अमूल्य होती है। फिर अन्न या रुपए से मज़दूरी का मूल्य कैसे चुकाया जा सकता है? किसी मज़दूर या कारीगर के लिए उसकी मज़दूरी का सबसे बड़ा मूल्य उसकी कला के प्रति आभार व्यक्त करना, कारीगरी का सम्मान करना होता है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 नंबर प्रश्नों के आंसर। अब बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों बता दें आपको कि पहले से हम कह दिए हैं कि वीडियो लंबा होगा और वीडियो में एंड तक बन रही है, जिससे दोस्तों आपको पूरी कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि आपको यदि अल्लाह इस वर्ष से कुछ माँगने की ज़रूरत हो तो आप क्या-क्या माँगेंगे? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हम अल्लाह इस वर्ष से ज्ञान, विद्या, आरोग्यता तथा परोपकार की भावना की माँग करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कविता में संसार को बेहतर बनाने की कामना मुखर हुई है। इन कामनाओं को अपने शब्दों में लिखिए। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि हे ईश्वर, मुझसे मेरे वतन की शोभा बढ़े। जिस तरह फूल खिल कर के फुलवारी की रौनक को बढ़ा देता है, मैं अपने दम पर दुनिया की अज्ञानता को दूर कर दूँ। मैं अपने कर्म से हर एक क्षेत्र में खुशी ला सकूँ, ये कामना करेंगे। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है आपका 43 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि
अल्लाह बुराई से बचाना मुझको तथा नेक राह पर चलने की शक्ति प्रदान करना। नफ्स की किन पंक्तियों में ऐसा भाव स्पष्ट किया गया है? न नज़्म की उन पंक्तियों को लिखें। तो बढ़ते दोस्तों इसके आंसर की ओर। इसके जो आंसर दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से है, वो छोटे से आंसर है। आंसर दोस्तों के उत्तर में मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। बस इतनी सी इसके पॉइंट्स हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि आपके घर में या पड़ोस में बुजुर्ग होंगे, आप उनकी देखभाल कैसे करना चाहेंगे? उल्लेख कीजिए। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि हमारे घर या पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी देखभाल, उनकी सेवा तथा ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करके करूँगा। दोस्तों ये थे आपके 44 नंबर प्रश्नों के आंसर। अब अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि अल्लाह और ईश्वर में कोई फ़र्क नहीं है, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? स्पष्ट कीजिए। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि अल्लाह या ईश्वर एक ही का नाम है। इस बात से हम पूर्ण रूप से सहमत हैं। दोनों नाम भगवान के पर्यायवाची मान लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ईश्वर और भगवान दोनों तो सेम होते हैं। बस इंसान जो है, इंसान के अंदर एक भ्रम जाग उठा है और जिसके कारण लोग इसे 2 नामों से जानते हैं और अलग-अलग भेदभाव करते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न है दोस्तों वो है कि व्याख्या कीजिए। पहला स्टेप है कि ज़िंदगी हो मेरी परवाने की सूरत, या रब इल्म की समत से ही मुझको मोहब्बत या रब। इसका आंसर दोस्तों आपका कि प्रस्तुत नज़्म हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 के बच्चों की दुआ पाठ से लिया गया है, जिसके गायक हैं मोहम्मद इकबाल। इस नज़्म में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर, हे ईश्वर मेरी ज़िंदगी परोपकार के लिए हो, शिक्षा प्राप्ति में से मुझे मोहब्बत हो, यानी कि हम जो शिक्षा प्राप्त करें उससे हमें पूरी मोहब्बत हो। जैसे हम चाहते हैं कि आप लोग को आपकी शिक्षा से मोहब्बत हो और आप लोग एक अच्छा डिवीज़न ला कर के मैट्रिक में पास करो। जिससे दोस्तों हमें भी बहुत खुशी होगी कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए कुछ भी तो आप लोग के काम आया। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। अगला इसी का पॉइंट है दोस्तों आपका कि हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जिन्नत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जिन्नत। इसका आंसर दोस्तों आपका कि प्रस्तुत नस्म में हमारे पाठ्य पुस्तक के इसलिए भाग 3 से बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इस नस्म में कहा गया है कि हे प्रभु, मैं अपने बल पर दुनिया की शोभा बढ़ा दूं, जैसे फूल से फुलवारी की शोभा बढ़ जाती है। और अगला पॉइंट है दोस्तों इसी में कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, अनेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। इसका भी आंसर दोस्तों आपका कि प्रस्तुत नज़्म में हमारे पाठ्य पुस्तक किसले भाग 3 से कि बच्चे की दुआ पाठ से लिया गया है। आगे इसी का पॉइंट्स यहाँ पे जो इसका है कि लिया गया है, यह पाठ मोहम्मद इकबाल की रचना है। इन नफ्स में बच्चे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे अल्लाह ईश्वर, मुझसे बुराई से बचाना तथा जो नेक राह हो उसी राह पर चलाने की कृपा करना, यानी कष्ट करना। अगला प्रश्न तो आपका कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? जिसका आंसर तो आपका कि पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर के युद्ध के लिए ललकार रही थी, लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। तो इसलिए दोस्तों पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न जो है आपका दोस्तों 48 नंबर प्रश्न है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने के का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? जिसका आंसर दोस्तों आपका कि पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए थे कि आगे कभी युद्ध नहीं करूँगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्थों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर के भी अशोक से बदला नहीं लेकर के जीवित छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थे आपके 48 नंबर प्रश्न के आंसर। अब बढ़ते हैं दोस्तों 49 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें दोस्तों संस्कृत है, संस्कृत वाले पॉइंट्स हैं। कह रहे हैं कि पहला स्टेप है कि बुद्ध शरण गच्छामि,
धर्म शरण गच्छामि और संघ शरण गच्छामि। कह रहे इसको बॉक्स में ऐसे करना था दोस्तों, इसको थोड़ा सा मिस कर दिए हम, यहाँ पर लिखने में भी हम मिस कर दिए, या फिर दोस्तों ऊपर हमको देना चाहिए। यानी बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला स्टेप दोस्तों कि बुद्ध शरण गच्छामि, जिसका आंसर दोस्तों यहाँ पे है कि भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। दूसरा दोस्तों आपका कि धर्म शरण गच्छामि, कह रहे कि बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ। और लास्ट दोस्तों संघ शरण गच्छामि, तो कहते तथा संघ के शरण में जाता हूँ। ये 3 स्टेप उसके हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के दोस्तों आपका जो 50 नंबर प्रश्न है कि सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावित कौन है। इसका आंसर दोस्तों, आंसर की ओर बढ़ते हुए हम देखते हैं आंसर क्या क्या इसमें है। तो आंसर दोस्तों आपका कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिक के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने का मृत्यु प्रयास करने की बात करने अपने सैनिक से कहा, लेकिन पद्मा अपने सैनिकों को वीर कन्या और वीर भगिनी की पत्नी कह स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती है। इसके साथ साथ पिता भाई पुत्र पति के हत्यारे से लोहा लेकर के मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, सो अधिक प्रभावशाली लगती है। अगला प्रश्न तो आपका कि अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों। इसमें आंसर तो आपका कि अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही करते जो वीरोचित व्यवहार दोनों ने किया। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। कंप्लीटली दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा जो बताए जा रहे हैं उन सभी बातों से आप पूरी तरह से सहमत होंगे। तो अगला प्रश्न तो आपका कि कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। इसका आंसर तो आपका कि अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो कल्पना किया जा सकता है कि लाखों लोग मारे जाते, लाखों घायल होते तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता, वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करता। अगला प्रश्न तो आपका कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए, जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि अस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर के चलाया जाता है, और जैसे तलवार, गदा, फलसा इत्यादि। और शस्त्र वह हथियार है जिससे फेंक करके चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि। तो आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के जो प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को आप 5 नंबर के अंतर्गत आराम से रख लीजिए, 7 नंबर में रख सकते हैं, 7 नंबर के श्रेणी में भी आते हैं। इसमें कहते हैं कि युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, जिसमें दोस्तों स्पष्टली हमने आंसर में दिया है कि दरभंगा पहले दे दिए हैं, दिनांक दे दिए हैं जिस दिनांक की आपके एग्जाम्स हैं। ये प्रिय मित्र कविंद्र नमस्ते, मैं कुशल से हूँ, तुम भी सपरिकुशल होंगे। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहता हूँ। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत हानिकारक साबित होगा। युद्ध से आगे है, युद्ध से इसमें कुछ आगे पॉइंट्स है अभी कि मानव का विनाश निश्चित है, लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, धन जन की अपार हानियां होती है। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियों के मद्देनजर रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है। तुम्हारा प्रिय मित्र किशन ठाकुर। दोस्तों यहाँ पे हमने जिसका नाम दे दिया है आप किसी और का भी दे सकते हैं, और हमने ऊपर में जो कविंद्र दिए हैं वहाँ पे भी और आप किसी का दे सकते हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के जो प्रश्न तो आपका वो है कि वकील साहब सुखी क्यों नहीं है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि वकील साहब को धन संपत्ति, सुंदर घर, मृदुभाषिनी पत्नी, पुत्र पुत्री, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वे सुखी नहीं है क्योंकि उनके हृदय में ईर्ष्या रूपी आग सदैव पीड़ा पहुंचा रही है। उनके बैगल का एक बीमा एजेंट की चमक दमक, आमदनी, गाड़ी इत्यादि सभी उन्हीं को क्यों नहीं हो जाता है, अर्थात किसी दूसरे को सुख सुविधा या आय क्यों ईर्ष्या के कारण वे सदैव चिंतित और दुखी रहा करते हैं। उन्हें सब कुछ रहते हुए भी वह सुखी नहीं है। तो दोस्तों ये थे आपके 55 नंबर प्रश्नों का आंसर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर।
आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि स्त्रिया को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि स्त्रिया को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है कि जिसके हृदय में यह अपना घर बना लेते हैं, उसको प्राप्त सुख के आनंद से वंचित कर देता है। ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में स्त्रिया होती है, उसे अपरास सुख दंश की तरह दर्द देता है। स्त्रिया को उसे अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित कर देता है, जो स्त्रिया की अनोखा वरदान है। तो आगे के स्टेप में बढ़ते दोस्तों, आगे के जो स्टेप हैं, आगे के जो प्रश्न हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं कि स्त्रिया की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि स्त्रिया की बेटी निंदा को कहा गया है। जिसके पास स्त्रियाँ होती है, वही दूसरों की निंदा करता है। स्त्रियालु व्यक्ति सोचता है कि अमुक व्यक्ति यदि आम लोगों के नज़र में से गिर जाए तो उसका स्थान हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार निंदा स्त्रियालु व्यक्ति का सहायक बन करके स्त्रिया रूपी आग को और भी अधिक बढ़ा देती है। इसलिए तो निंदा को स्त्रिया की बेटी कही गई है। तो दोस्तों ये थे आपके 57 नंबर प्रश्नों के आंसर। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका कि स्त्रियालु से बचने का क्या उपाय है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि स्त्रियालु व्यक्ति सज्जन और निर्दोष व्यक्ति की भी निंदा करता है। स्त्रियालु उसे समाज में नीचा दिखाना चाहता है, तो ऐसे अवस्था में उस सज्जन व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी कमजोरी को देखते और उसे दूर कर उसे प्रभावित करे कि स्त्रियालु व्यक्ति के हृदय में स्थित स्त्रिया निकल जाए। यही उससे बचने का उपाय है। या फिर दोस्तों दूसरा उपाय हम इसके अलावा कहते हैं कि उससे दूर चला जाए। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन से दोस्तों आपका कि स्त्रिया का लाभदायक पक्ष क्या होता है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि स्त्रिया से स्पर्धा होती है। जब स्पर्धा की बात स्त्रिया से होती है तो वह आदमी अपने कर्म दौलत अपने प्रतिद्वंदी को पछाड़ना चाहता है। इससे स्त्रियालु व्यक्ति में उन्नति होता है। इस प्रकार स्पर्धा स्त्रिया का लाभदायक पक्ष साबित हो सकता है। पाठ से आगे यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। तो आगे के प्रश्न पे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे का जो आपका 60 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्ति को पूरा कीजिए कि मेरा तेरा मन हुआ। फिर एक स्थान है दोस्तों, मैं कहता सुरझावन हारी तू रहता है सोई रे। इसका आंसर तो आपका कि मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता हूँ आँखें देखी तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुराबहारी तू राखियो और झाई रे। मैं कहता तू जागत रहियो तू रहता है सोई रे। इस पंक्ति का पूरा स्पष्टीकरण यहाँ पे आपको मिल गया। तो आगे की ओर बढ़ते दोस्तों। ख में इसका तो क था, अब ख पे बढ़ते हैं। तो ख में दोस्तों कि ना तो कौनी क्रियाक्रम में रिक्त स्थान पल भर की तलाश में। इसका आंसर दोस्तों आपका है कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में ना ही जोग बैराग में। उसके बाद दोस्तों कि पल भर की तलाश में खोजी होए तो तुरही मिलियो पल भर की तलाश में। अगला प्रश्न तो आपका 61 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। पहला है दोस्तों कि मैं कहता निर्मोही रहियो तू जाता है मोही रे। इसका आंसर दोस्तों आपका कि कबीर के अनुसार मनुष्य को अनुरागहीन निर्मोही होना चाहिए, क्योंकि अनुरागहीन होने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके विपरीत मनुष्य अनुराग में पड़ता है। तो आगे बढ़ते दोस्तों, आगे जो कुछ स्टेप है यानी कि ख नंबर स्टेप है दोस्तों कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। इसका आंसर दोस्तों आपका कि मानव ईश्वर को यत्र तत्र मंदिर मस्जिद में ढूंढते फिरते हैं, लेकिन ईश्वर तो मनुष्य के पास ही हृदय में निवास करते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि 62 नंबर की मोको शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव के भी प्रश्न है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि मोको शब्द इधर ईश्वर अल्लाह के लिए किया गया है। तो अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे के जो प्रश्न है आपका 63 नंबर प्रश्न है कि कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए
कितनी सार्थक उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। जिसका आंसर दोस्तों आपका कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए अत्यंत सार्थक उपयोगी है। जहाँ आज भी विडंबर की मान्यता दी जा रही है। आज के समय में जबकि मनुष्य के पास समय भाव में समय भाव है, अत्यंत भाग दौड़ के बाद मनुष्य अपने कर्तव्य को पूरा कर पाता है। ऐसे काल में भी मनुष्य यदि तीर्थ यात्रा आदि में समय नष्ट कर जा रहा है तो भूल है, क्योंकि ईश्वर को तो हर एक प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। मनुष्य के लिए सच्ची भक्ति तो मानव सेवा ही है। इन सब बातों की सीख कबीर के पद से मिलते हैं। अतः कबीर की रचनाएं आज के समाज के लिए उपयोगी एवं अत्यंत सार्थक सिद्ध है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आता हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और दोस्तों इसलिए हम पूरे डिटेल में नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो लंबा होने के बाद दोस्तों आप इसे बोरिंग फील समझेंगे। तो दोस्तों आप इसमें से लिख करके आप इसे समझ सकते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि सगुण भक्ति धारा एवं निर्गुण भक्ति धारा के दो दो कवियों के नाम लिखिए। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि सगुण भक्ति धारा में तुलसीदास एवं सूरदास प्रमुख हैं, और निर्गुण भक्ति धारा में कबीरदास एवं रैदास प्रमुख हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति क्या है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रमशिला नामक यक्ष का दमन कर यहाँ बिहार भ्रमण योग भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के ओर। आगे का प्रश्न तो आपका कि विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है। इसका आंसर तो आपका कि विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहलगांव के पास अंचित गांव में अवस्थित है। अगला प्रश्न तो आपका कि यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था। इसका आंसर दोस्तों आपका कि यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, दृष्टि विज्ञान, शब्द विज्ञान, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैश्विक अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि एक बार और हम सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आएंगे आप लोग के लिए। उस प्रश्न में क्या होगा दोस्तों इस बात को भी हम बता देते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें गद्यांश नहीं बता रहे हैं, और दोस्तों इसमें से चयन करके आपके क्वेश्चंस लेकर के आएंगे कि कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो अगला प्रश्न दोस्तों आपका 68 नंबर की संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि संजू छोटी लेकिन बड़ी सयानी लड़की थी। हंसमुख स्वभाव वाली व चटकुले सुनकर के जोर जोर से ठहाके मार मार हंसती थी। उसे किताब पढ़ने का बड़ा शौक था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। इसका आंसर दोस्तों आपका कि संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा गांधी जी की डायरी पढ़ने से मिली। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि सत्य का प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि सत्य के प्रयोग नामक पुस्तक के रचयिता महात्मा गांधी जी हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे प्रश्न तो आपका 71 नंबर प्रश्न है कि पीपल का पेड़ हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि पीपल का पेड़ हमारे लिए सदैव उपयोगी है। वह हमें शीतल छाया प्रदान करती है। पीपल का पेड़ प्राणियों के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन छोड़ता है तथा हमारे द्वारा छोड़ा गया प्रदूषित वायु को ग्रहण करता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कैसा वातावरण मिलने पर बुलबुल गाने लगती है। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि जब वर्षा ऋतु आती है तब शीतल हवा का झोंका पकड़ के पत्ते हिलने लगते हैं तो बुलबुल का गाना भी सुनाई पड़ने लगता है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि वन्य प्रांत के संदर्भ का वर्णन कीजिए। जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि वन्य प्रांत का संदर्भ दर्शनीय होता है। विविध प्रकार के पेड़, लताएं, झरना, झील और आगे कुछ दोस्तों इसका नदियों से बना प्रांत की शोभा मारम होती है। चिड़ियों का कलरव, मोर का नाचना, हंस की क्रीड़ा, ये सभी जंगल की शोभा की बढ़ाते रहते हैं। तो आगे के प्रश्न है दोस्तों आपका जो है 74 नंबर की निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जिसमें दोस्तों आपका पहला स्टेप है कि ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जाबुन तमाल इमली करील, जल से ऊपर उठता मृणाल, पुनगी
यहाँ पे दोस्तों मिस है, फुनगी पर खिलता कमल लाल, जिसमें दोस्तों इसका भाव अर्थ यहाँ पे स्पष्टली दिया गया है कि वन प्रदेश में ऊपर नीले नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील है, जामुन आदि विविध प्रकार के पेड़ हैं, झील में लाल लाल कमल खिले हैं, जिससे वन प्रदेश की शोभा मनोरम हो रही है। तो दोस्तों ये थे इसके भावार्थ। अब बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के स्टेप की ओर। आगे के दोस्तों इसमें ख नंबर में है कि है खरे जहाँ पर साल बांस, चौपैया चढ़ते नरम घास, निर्झर सरिता के आस पास रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है रे, रोज भोर नाचा करते हैं जहाँ मोर। इसका भावार्थ है दोस्तों यहाँ पे कि वन प्रदेश में जहाँ ऊंचे ऊंचे साल और बांस के पेड़ हैं, वहाँ वहाँ चौपाया जानवर चरते दिखते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने भी हैं, रात में चकोर की आवाज़ और दिन में मोर का नाच होता रहता है। तो दोस्तों ये थे आपके अगले स्टेप का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। आगे के 75 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है, जिसका आंसर दोस्तों आपका कि निराला जी सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। गरीबों को स्वजन की तरह स्नेहपूर्वक मदद करना उनको प्रकृति ओर से प्राप्त था। लंगड़े लूल्हे अंधे अपाहिज लोगों को अन्न वस्त्र देकर के संतुष्ट कर देता उनका स्वभाव था। आगे दोस्तों लोग उन्हें दीन बंधु कह करके पुकारते थे। जो व्यक्ति दीन दुखियों पीड़ितों के पास जा करके मदद करता हो, क्या वह मानव भगवान दीनबंधु के समान दीनबंधु कहलाते हैं। तो आगे कुछ इसका स्टेप यहाँ भी है कि का अधिकार नहीं, परोपकार अपने विशिष्ट गुणों के कारण ही उन्हें दीनबंधु कहा गया है। तो ये थे आपके दोस्तों 75 नंबर प्रश्नों के आंसर। अब बढ़ते दोस्तों 76 नंबर प्रश्न की ओर। 76 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित क्यों जान पड़ती है, जिसका आंसर दोस्तों आपका कि याचकों के लिए कल्पतरु होना, मित्रों के लिए मुक्त हस्त दोस्त प्रस्त होना, मित्रों और अतिथियों के स्वभाव सत्कार में अद्वितीय हौसला दिखाने वाले, लगड़े लूले अंधे दीन जनों को खोज खोज करके मदद करने वाले, निराला संबंधित बातें लोगों को अतिरंजित जान पड़ती है, क्योंकि उपरोक्त गुणों का होना आसान नहीं है। धनी लोग तो बहुत होते हैं, लेकिन निराला जिस भाव से मदद दीनों को करते थे, वह आम लोगों को अतिरंजित करने वाला ही है। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं कि दीन दीन मतलब क्या होता है दोस्तों। दीन मतलब ये होता है शनिवार रविवार नहीं, दीन मतलब होता है दोस्तों गरीब। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 77 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला स्टेप है दोस्तों कि जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। इसका आंसर दोस्तों आपका कि जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, उसको मदद देता है, वह व्यक्ति दीनबंधु भगवान की तरह हो जाता है। दूसरा स्टेप है दोस्तों आपका कि पुण्यशील के पास सब विभूतियाँ आप ही आप आती है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि जो व्यक्ति पुण्यशील होते हैं, जो उदार प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनके पास सब प्रकार की विभूतियाँ सुख संपदा स्वयं पहुंच जाती है, अर्थात पुण्यात्मा को भगवान पुण्य करने के लिए सब कुछ दे देते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके ख नंबर स्टेप के। अब दोस्तों बढ़ते हैं गौ नंबर स्टेप की ओर। गौ नंबर स्टेप है दोस्तों आपका कि धन उनके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक ही टिकने आता था। इसका आंसर दोस्तों आपका कि निराला जी इतने उदार प्रवृत्ति के लोग थे कि जब जब धन आ गया आय हुआ, तब तब दौड़ दौड़ करके खोज खोज करके दीनों की मदद में वे खर्च कर देते थे। इसलिए आज का आय पैसा आज ही खत्म हो जाता था, यानी कि आज अगर इसके पास पैसा आया तो आज संध्या होते होते इनका पैसा समाप्त हो जाता था। अगला प्रश्न तो आपका कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था। इसका आंसर तो आपका कि खेमा एक गरीब बाप का बेटा था। बाप अपने 4 बच्चों को भरण पोषण के भार से बचने के लिए सबको बेच दिया था। खेमा को कसारा ने खरीद लिया था, इसलिए खेमा कसारा के होटल पर काम करता था। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के स्टेप की ओर। आगे के स्टेप है दोस्तों आपका 79 नंबर प्रश्न है कि खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने क्या जवाब दिया। इसका आंसर दोस्तों आपका कि मेरे पैर चलते हैं चप्पल ला दो काका।
यह कहते हुए खेमा ने जब चप्पल की मांग किया तो कसारा ने जवाब देते हुए कहा, अभी रख दूंगा चप्पलें सर पर, चल अपना काम कर, बड़ा आया चप्पल पहनने वाला। यह सुनकर के खेमा निराश भी हो गया। अगला प्रश्न तो आपका 80 नंबर कि अपने पैरों पर पानी गिराने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी। इसका आंसर तो आपका कि गर्मी की मौसम था, खेमा के खाली पैर जलता था। कसारा से चप्पल मांगने पर डांट पड़ी, अतः खेमा अपने पैर की जलन दूर करने के लिए पानी डालता था। तो दोस्तों बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के 81 नंबर प्रश्न है आपका कि किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था। इसका आंसर दोस्तों आपका कि खेमा के पिता गरीब था, उसने बच्चों को वह भरण पोषण करने में सक्षम नहीं था, अतः अन्य भाइयों की तरह ही खेमा को भी बेच करके अपने दायित्व से मुक्त हो गया था। अगला प्रश्न तो आपका कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर के पढ़ाना चाहते हैं, तब उनकी आंखें क्यों भर आई? अपना विचार दीजिए। जिसमें दोस्तों इसका आंसर है कि जब लेखक ने खेमा के पिता से कहा कि वे खेमा को अपने साथ ले जाकर के पढ़ाना चाहते हैं, तब उसकी आंखें भर आई, क्योंकि उसके मन में अपने संतान के प्रति अनुराग जाग गया। हर एक पिता का अरमान होता है कि वह पढ़ लिख करके कुछ करेगा, बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह तो अपने अरमानों का गला घोट चुका था। वह खेमा को चंद रुपयों में बेच दिया था। इसी कारण वे खेमा के पिता के आंखें में पानी भर आए। तो दोस्तों ये थे आपके 82 नंबर प्रश्नों के आंसर। अब बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 83 नंबर की खेमा कहानी पढ़ करके आपके दिमाग में कौन कौन से प्रथम सॉरी प्रश्न उठा होगा। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया लिखने में, प्रश्न उठ रहे हैं। इसका आंसर दोस्तों कि इस कहानी को पढ़ करके हमारे दिमाग में अनेक प्रश्न उठ रहे हैं। जैसे पहला, मनुष्य अपने संतान को क्यों बेचता है? दूसरा, क्या संतान के भरण पोषण के दायित्व से बचना पिता का कर्तव्य है? संतान बेचने वाला मनुष्य क्या पशु नहीं है? अगला प्रश्न आगे के स्टेप है इसमें दोस्तों कि क्या बाल मजदूरी रोकने के लिए सरकार को कड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए? तो दोस्तों इसमें आप भी अपना कमेंट सेक्शन में इसका राय आप दे सकते हैं। हम सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। आगे आपके 84 नंबर प्रश्न दोस्तों की खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं? इसका आंसर दोस्तों आपका कि खुशबू रचने वाले हाथ अर्थात जी लोग अगरबत्ती बना करके संसार को खुशबू प्रदान करते हैं, वे लोग विषम परिस्थिति में रह रहे हैं। उनके टोले या मोहल्ले तथा गली गंदगियों से भरे रहते हैं। उनके वस्त्र भी प्रायः मैले कुचैले होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर दोस्तों कि खुशबू रचते हैं हाथ से तात्पर्य है खुशबूदार विविध प्रकार की अगरबत्तियां बनाने वाले लोग। तो अगला प्रश्न तो आपका कि आपके विचार से इन कविता का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? जिसका आंसर तो होगा कि हमारे विचार से इस कविता का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योग में जुड़े लोगों की परिस्थितियों को जानकारी देना है। यानी कि दोस्तों जो लघु उद्योग करते हैं, जो छोटे मोटे उद्योग करते हैं, उसको रखना चाहिए। तो अगला प्रश्न तो आपका 87 नंबर की व्याख्या कीजिए। यही इस गली में बनती है मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदी मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। इसका आंसर तो आपका कि प्रस्तुत पंक्ति अरुण कमल जी रचित खुशबू रचते हैं हाथ कविता से उद्धत है, जिसमें लघु उद्योग वाले मोहल्ले, गलियों या टोले की परिस्थिति को दर्शाया गया है। यह उद्योग जिस गली में होते हैं वह स्थान गंदगियों से भरा होता है, दुर्गंधों से भरे उस स्थान पर रह कर के भी लोग अपने हाथों से केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी इत्यादि सुगंधित अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दोस्तों आपका कि ऊपरी नसों वाले हाथ का क्या अर्थ है? जिसमें दोस्तों आपका आंसर कि ऊपरी नसों वाले हाथ का अर्थ है बूढ़े लोग। इसका आगे का स्टेप भी है दोस्तों, ख भी है। तो ख में दोस्तों आपका है
कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या तात्पर्य है। इसमें आंसर दोस्तों आपका कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का अर्थ है उन्हें नन्हे नन्हे बच्चों का कोमल हाथ। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर अपने परिजनों को प्रतीक्षा करने के लिए क्यों कहते हैं। इसका आंसर दोस्तों कि संभव कर्पूरी ठाकुर के परिजनों की यह आकांक्षा होगी कि कर्पूरी पढ़ लिख करके हमें गरीबी से निजात दिलाएंगे, सारे सुख साधन प्राप्त होंगे। लेकिन जननायक के लिए संपूर्ण देश परिवार था। उन्होंने देश की जनता को पराधीनता की बेड़ी में जकड़ा देखा जो उनके लिए असहनीय था। इसलिए उन्होंने अपने अल्फाज में कहा था, जब तक देश के प्रत्येक निवासी को सम्मानजनक और सुविधाजनक स्वाधीन जीवन यापन का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक मेरे परिजनों को भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के 90 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा के लिए उन्हें कहाँ और किस प्रकार जाना पड़ा। तो किसको दोस्तों, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पे नहीं लिख पाए हैं दोस्तों। इसका आंसर दोस्तों कि मैट्रिक परीक्षा पास कर उच्च शिक्षा के लिए दरभंगा के चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में दाखिला पाया, जहाँ उनको प्रतिदिन पहुँचने के लिए कुछ दूर पैदल तथा 50 से 60 किलोमीटर दूर मुक्तापुर से दरभंगा ट्रेन से जाना पड़ता था। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि कर्पूरी ठाकुर को कौन कौन कार्य करने में आनंद मिलता था। इसका आंसर दोस्तों कि कर्पूरी ठाकुर को चरवाही करने में, ग्रामीण गीत गाने में, डफली बजाने में तथा पीड़ितों की सेवा करने में आनंद आता था। तो बढ़ते दोस्तों फिर 92 नंबर प्रश्न की ओर। 92 नंबर प्रश्न दोस्तों आपका कि सचिवालय स्थित कार्यालय में पहले दिन उन्होंने कैसा दृश्य देखा तथा उस पर उन्होंने क्या निर्णय लिया। इसका आंसर दोस्तों कि 1952 में जब विधायक बने थे तो कर्पूरी जी ने सचिवालय स्थित अपने कार्यालय के लिफ्ट पर लिखा देखा ओनली फॉर ऑफिसर्स। यह देख करके सचिवालय में इस सामंती प्रथा को समाप्त कर आम लोगों के लिए लिफ्ट का प्रयोग करवाया। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। आगे के जो आपके प्रश्न है 93 नंबर, वो है कि बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। उपयुक्त पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया है क्योंकि, जिसमें दोस्तों इसका आंसर है कि भारत की दशा शिथिल और जर्जर हो चुकी थी, इसलिए। अगला प्रश्न दोस्तों आपका 94 नंबर की लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि लक्ष्मीबाई का बचपन प्राय शिकार खेलने में, नकली युद्ध करने में, व्यूह रचने में, व्यूह तोड़ने में, सेना को घेरना, सेना से घिर जाने पर उसे निकालना, दुर्ग तोड़ना आदि प्रिय खेलों में को खेला करती थी। ये थे दोस्तों लक्ष्मीबाई के बचपन के खेल। अब बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के दोस्तों आपके 95 नंबर प्रश्न है कि हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में उपयुक्त पंक्ति में चिरता और वैभव का संकेत किस किस की ओर है। जिसमें दोस्तों इसका आंसर है कि वीरता का संकेत वीर शिरोमणि लक्ष्मीबाई की ओर तथा वैभव का संकेत झांसी के महाराज की ओर है। आगे के स्टेप है दोस्तों आपका कि 96 नंबर की इस कविता के आधार पर कालपी युद्ध का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जिसका आंसर दोस्तों आपका कि झांसी के मैदान में विजय प्राप्त कर रानी लक्ष्मीबाई कालापी के दौरान में युद्ध करने चल पड़ी। झांसी से 100 मील दूर होने के कारण उनका घोड़ा थक चुका था, वह घोड़ा गिर करके मर गया। अब रानी लक्ष्मीबाई ने नया घोड़ा लेकर के युद्ध आरंभ किया। इस युद्ध में भी अंग्रेजों को हार की मुंह देखनी पड़ी। तो दोस्तों ये थे आपके 96 नंबर प्रश्नों का आंसर। अब बढ़ते दोस्तों आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 97 नंबर की भाव स्पष्ट कीजिए। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। इसका आंसर दोस्तों आपका कि भारतीय लोग आज़ादी को भूल चुके थे। लक्ष्मीबाई ने भारतीयों को आज़ादी प्राप्त करने के लिए उन्मुख करवाई। सब जगह आज़ादी प्राप्ति की चेतना जाग उठी थी। अगला स्टेप है दोस्तों कि हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता की नारी थी। इसका आंसर दोस्तों आपका कि हम भारतीय स्वतंत्रता के मार्ग से
मित्रवत हो चुके थे। ऐसे समय में लक्ष्मीबाई भारतीयों को स्वतंत्र करने के लिए स्वतंत्रता की नारी दुर्गा बन कर के हमारे सामने आ गई और हम स्वतंत्रता प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए। यानी कि दोस्तों उन्होंने हमारे अंदर एक जुनून डाला जिससे कि दोस्तों हम आज़ादी की ओर बढ़ सके। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के स्टेप की ओर। आगे के जो प्रश्न है दोस्तों 98 नंबर, इस कविता से लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पंक्तियाँ चुन करके उनके आधार पर रानी की वीरता का वर्णन कीजिए। जिसमें दोस्तों हमने वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया, आप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसका आंसर दोस्तों आपका कि झांसी के मैदान में जब लेफ्टिनेंट वॉकर अपनी सेना को लेकर के पहुंचा, रानी तलवार से युद्ध करने लगी। बहुत देर तक दोनों में द्वंद्व युद्ध हुआ। अंततः वॉकर घायल होकर के युद्ध के मैदान से भाग निकला। अब झांसी पर लक्ष्मीबाई का अधिकार हो गया। फिर कालपी की ओर लक्ष्मीबाई बढ़ गई जहां अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर रखा था। कालपी झांसी से 100 मील दूर होने के कारण रानी लक्ष्मीबाई का घोड़ा थक करके गिर गया और मर गया। यमुना के किनारे कालपी के मैदान में पुनः अंग्रेजों की हार हुई। आगे के कुछ स्टेप हैं जिसे हम स्पष्टली पूरा पढ़ करके आपको समझा देते हैं कि कालपी पर विजय के बाद रानी ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया, जहां अंग्रेजों का मित्र सिधन्या ने अंग्रेज के डर से राजधानी छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। जनरल स्मिथ ने अपनी सेना के साथ रानी से युद्ध करना आरंभ किया, तो सितंबर की भी हार हुई। उसके बाद हेरोज ने अपनी सेना लेकर के रानी को घेर लिया। रानी ने वीरतापूर्वक लड़ करके हेरोज की सेना को काटते मारते आगे बढ़ गई। एक नाला आगे आ पड़ी जिसके घोड़ा पार नहीं कर रुक गया। पीछे से यूरोस ने अपनी सेना के हाथ आकर के रानी पर वार करने लगा। रानी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। यानी कि दोस्तों रानी चल बसी इस दुनिया को छोड़ करके। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के 99 नंबर प्रश्नों की ओर। प्रश्न दोस्तों आपका कि लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई। इसका आंसर दोस्तों आपका कि लेखक बेढब बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मज़ा आएगा, हटले बिस्कुट खाने को मिलेंगे, पत्नी अपनी कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे मेरे सामने रोनी सूरत बना करके बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे बेढब जी कैसे तबीयत है, किससे इलाज करवा रहे हो, कुछ फायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मज़ा आता, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे की ओर। आगे दोस्तों आपका कि लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या क्या कह करके व्यंग्य किया है, उनमें से सबसे तीखा व्यंग्य क्या है। इसका आंसर दोस्तों आपका कि उत्तर वैद्य जी पालकी पर चढ़ करके आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो कभी कभी कुश्ती लड़ करके आए थे। आगे भी पढ़ते हैं दोस्तों, आगे की स्टेप है यहाँ। हकीम साहब पर व्यंग करते हुए लेखक उनके पहनाव और शान शौकत का वर्णन कर उन पर व्यंग कसा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 101 नंबर प्रश्न है कि अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियां हैं प्रचलित है, उनमें से किन किन पद्धतियों से लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई। इसमें आंसर दोस्तों आपका कि हमारे देश में चिकित्सा के निम्नलिखित पद्धतियां प्रचलित है। पहला एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा और तंत्र मंत्र चिकित्सा। जिसमें दोस्तों किस किस कराए उस बातों को भी देख लेते हैं। लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज कराई। अगला दोस्तों प्रश्न कि इस पाठ में हास्य व्यंग्य की बातें छांट करके लिखिए, जैसे रसगुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे। तो बढ़ते दोस्तों इसके आंसर की ओर। आंसर है दोस्तों आपका कि पहला कि डॉक्टर के वेशभूषा पक्ष में सूट तो ऐसे पहने थे मानो प्रिंस ऑफ वेल्स के वैलेटों में है। दूसरा दोस्तों आपका कि डॉक्टर का इक्के पर आना के पक्ष में जैसे
लीडरों का मोटर छोड़ कर के पैदल चलना। अगला दोस्तों आपका कि जीव दिखाने के पक्ष में प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिका की आँख देखने में आता है, शायद वैसे ही डॉक्टर को मरीज़ की जीभ को देखने में आता है। और अगला स्टेप दोस्तों 4 नंबर कि अ, आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्ख़ा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोग ने न बताई हो। अगला है स्टेप दोस्तों कि डॉक्टर की फीस के पक्ष में कुछ लोगों को का संदर्भ रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। ये सभी स्टेप थे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला दोस्तों आपका फिर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा-सा मिसिंग हो गया 1-2 सीरियल लिखने में। क्या कहते हैं दोस्तों बहुत सारे अलग-अलग सभी पार्टों का चयन करके हम बनाए हैं, उसके बाद एक में मिक्स करके आप लोग के बीच लेकर के आए हैं। अगला है दोस्तों प्रश्न कि डॉक्टर बुलवाने के पक्ष में मित्रों और घर वालों के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी कि अब कौन बुलाया जाए, पर निष्क्रिय सम्मेलन के भांति न किसी की बात मानता था, न कोई निश्चय हो पाता था। अगला दोस्तों इसी का स्टेप है कि आयुर्वेद डॉक्टर मैले कुचैले जनेऊ दे करके मानो कबीराज कुश्ती कर करके आ रहे हैं। और अगला स्टेप दोस्तों 8वां कि अपने दर्द को दूर न होने के पक्ष में सीआईडी के समान पीछा छोड़ता ही नहीं था। और अगला दोस्तों आपका कि हकीम साहब के पैजामे के पक्ष में बात में पैजामा ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पैजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं, सब का सब लगा दिया। आगे के कुछ और भी स्टेप है दोस्तों इसमें। ये दोस्तों आपको ध्यान है कि 5 नंबर के प्रश्न हैं। अगला स्टेप है कि हकीम साहब के यश के बारे में आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है इत्यादि। अब बढ़ते हैं दोस्तों 103 नंबर प्रश्नों की ओर। 103 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपका कि किसने कहा किससे। इस बातों को इतना मायने नहीं रखते हैं दोस्तों, लेकिन ये एग्जाम्स में कभी-कभी 5 नंबर में पूछ देते हैं। तो इसका पहला दोस्तों कि मुझको आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता। इसका आंसर दोस्तों कि लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। दूसरा दोस्तों आपका कि घरवाले की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए सॉरी घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते-पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। ये किसने कहा? तो सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा। अगला स्टेप है दोस्तों आपका कि वायु का प्रकोप है या कृत में वायु घूम करके पित्ताशय में प्रवेश कर आंत में जा पहुंचा है। इसका ये किसने कहा? तो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के स्टेप की ओर। आगे दोस्तों आपका कि 2 खुराक पीते-पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। बस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दोस्तों आपका आंसर है कि जैसे हिंदुस्तान में धीरे-धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे-धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। इस दिन अ, ऐसा लो होगा कि भगवान भारत में ना सोना रहेगा और ना आपके पेट में दर्द रहेगा। तो बहुत दोस्तों रोमांचक बातें हैं, रोमांचक क्वेश्चंस वगैरह हैं। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न दोस्तों आपका 104 नंबर की एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा में से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर दोस्तों आपका कि एलोपैथिक चिकित्सा में अंग्रेजी दवा हुई, सुई इत्यादि दिया जाता है और होम्योपैथिक चिकित्सा में रसायन का प्रयोग होता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा में जड़ी-बूटी से बना दवा मिलती है। अगला प्रश्न तो आपका कि सुदामा की दीन दशा देख कर के श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विह्वल हो गए? इसका आंसर तो आपका कि सुदामा की दीन दशा देख कर के श्री कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौती में यूँ ही रह गया, अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धो डाले। तो बढ़ते दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 106 नंबर प्रश्न है कि गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई? जिसका आंसर है कि बचपन में जब दोनों मित्र संपीड़न मुनि के आश्रम में रहते थे, तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए थे। गुरु माता ने गुरु और चना सुदामा की पोटी में बांध दी थी कि दोनों खा लेना, लेकिन सुदामा भूख लगने पर भी चुपके से स्वयं ही खा गए थे। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिलाई। अगला प्रश्न तो आपका 107 नंबर कि अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्यों भ्रम हो गया?
जिसमें दोस्तों आपका आंसर है कि जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसा ही महल देख करके भ्रमित हो जाता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों फिर आगे के प्रश्न की ओर। आगे के प्रश्न तो आपका 108 नंबर की श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है? इसका आंसर दोस्तों आपका कि जब एक मित्र धनवान और दूसरा मित्र गरीब होता है, तब धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है। तो ऐसे मित्रों की बीच मित्रता को कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसा उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि दोस्तों बात करें तो अगर कोई अमीर हो मित्र कोई गरीब हो, अगर गरीब को अमीर मदद करता है तो उस समय सुदामा और कृष्ण की मित्रता की याद आती है। अगला प्रश्न दोस्तों आपका कि जाड़े की रात रिक्त स्थान से मत मत रो नन्हे हिरन, इसका भावार्थ करना है दोस्तों। इसका आंसर है कि भावार्थ में कवि ने देखा एक हिरन का छोटा बच्चा खेलने के चक्कर में मस्त होकर के राह भटक करके पहाड़ पर रो रहा है। उसके आंखों में माँ से बिछुड़ने की वेदना है। आगे है इसी का कि कवि उस छोटे हिरन छौने से कहता है कि अरे हिरन शावक मत रो, सो जाओ, तेरी माँ तुझसे अवश्य मिलेगी। बस के वन में बांस के वन में अकवन के वन में रात की ठंडी हवा तुझे लोरी सुना करके सुलाएगी, बेहिचक सो जा। ऊपर आकाश में तारे, नीचे गिरे नरम नरम पत्ते के ढेर पर सो जाता जा। सुबह होते ही जब सूर्योदय होगा, हिरने फैल जाएगी तो तुम्हारी माँ तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आए। और पसंद तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर भेजिए, जिससे दोस्तों उसे भी इसका पूरा लाभ मिल सके। दोस्तों यहाँ पे इस स्टेप